सवाल से आज बात करते हैं। हमने दावत दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं उसामा अली हमजा साहब, उनके साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब और उनके साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन हैं सहाफ़ी हैं तंजीला रहमान साहिबा। आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ साहब, आपसे मैं सवाल सबसे पहले करूंगा क्योंकि आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं। ये जो सजा हो जाती है मिलिट्री कोर्ट से खासतौर पर आर्मी ऑफिसर्स को, उसकी अपील सिविलियन कोर्ट्स में नहीं की जा सकती? जी बिल्कुल की जाती है और होगी, क्योंकि इनका तो अभी कोर्ट मार्शल मुकम्मल हुआ, उनको सजा हुई, 4 चार्जेस के ऊपर प्रूव हो गया। तो अब इन पे डिपेंड करता है कि अपने ये अपील करें या ना करें। और अपील जो है ये आर्मी चीफ को पहले करेंगे, अगर वहाँ से टर्न डाउन हुई फिर ये गवर्नमेंट को करेंगे, और वहाँ से भी अगर इनको कोई रिलीफ नहीं मिला तो फिर ये हाई कोर्ट में और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और फिर लास्टली जो है वो प्रेसिडेंट जो है उसकी तरफ जो है वो अपील कर सकते हैं। तो ये उनके पास 4 जो है अभी तक वो मौजूद हैं ऑप्शंस टू एक्सरसाइज। ओके डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उसामा अली हमजा साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या कहना है इस पे, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या वर्जन है सजा पे? देखिए, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी तक जो पीटीआई का ऑफिशियल स्टेटमेंट है मेरी नज़र से नहीं गुजरा। अच्छा, मैं अभी कुछ ऐसे इवेंट्स थे, शादी थी, लोग इधर हल्के में हूँ और कुछ देहात में गया हुआ था, लेकिन मैं अपनी ज़ाती राय दे सकता हूँ। और पीटीआई ने, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कानून के मामले में और सियासी मुदाखलत के मामले में हमारा स्टैंस बिल्कुल वाज़ेह है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अगर कोई मुदाखलत होती है ऐसे बावकार इदारे की तरफ से जो हमारी, जिनका बुनियादी काम सरहदों की हिफाजत है और मामलात को देखना है, तो वो एक तरह से अपनी हद से तजावज़ करने वाला काम होता है। देखें, एक लंबी हिस्ट्री है, ये आज से नहीं, पाकिस्तान बनने के बाद किसी न किसी हवाले से हमारी मुक़्तदर कुव्वतों ने सियासत के मैदान को तबाह आजमाई करना शुरू कर दी। अपनी पसंद के, अपनी गमलों के अंदर उन्होंने नर्सरीज के अंदर सियासतदानों को काश्त किया और फिर उनको फील्ड में लेके आए। फिर अपनी मर्जी से किसी को गद्दार बना लिया, किसी को मुहिब वतन ठहरा दिया। कल के गद्दार आज के मुहिब वतन हैं, कल के जो मुहिब वतन थे आज गद्दार हैं। लेकिन ये एहतसाब का निज़ाम अगर किसी भी सोसाइटी में ना हो तो एक तरह से आप कह लें तो वो तो सोसाइटी बांझ हो जाती है और उसके अंदर खैर की सलाहियत नहीं रहती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी कहने एक सियासी सोच के साथ जो हमने हमारा पिछले सालों में, पिछले 3.5 साल के अंदर जो हमने एक्ट किया है, और मजमूई तौर पे हम समझते हैं कि फौज का काम अपनी सरहदों की हिफाजत है, लेकिन अगर वो अपना एहतसाब का निज़ाम चलाते हैं, सही है। तो यानी ये हुआ आपकी बात साहब, आपकी बात का मतलब ये हुआ कि जो उस वक्त की जब आपकी हुकूमत थी, वफाक में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तासुर ये था कि इनको वो आर्मी चीफ लगाना चाहते थे। और ये तो खुद इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, इन्होंने बात खुद कही है ये कि हमें जब कोई कानून साजी करवानी होती थी और हमारे पास तादाद नहीं होती थी तो हम एजेंसियों से कहते थे कि भाई लोगों की तादाद पूरी कीजिए नेशनल असेंबली के अंदर। तो वो गलत था ना फिर? ये इन ताकतों को जो कि सरहदों की हिफाजत पे मामूर हैं, अगर हम इन दूसरे मसाइल में इन्वॉल्व करेंगे तो उसके नतीजे अच्छे नहीं होते। और वो कोई भी हो, अपना काम करना है, फौज ने अपना काम करना है। ये साहब वो कोई भी हो ना, साहब आप ये क्लैरिटी से बात कह सकते हैं, वो कोई भी हो। वो जो मशहूर फरमान है आपकी नजर से गुजरा होगा
کہ فوج کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے، پالیسی سیاستدان چلائیں گے، گورنمنٹ ان کی بنے ٹھیک ہے، گی. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، آپ کی بات سے میں متفق ہوں، لیکن یہ جو اگر آپ کے دور میں ایسا کچھ ہوا تو وہ غلط ہوا نا، آپ اس چیز کو تو کہیں گے نا. میں اس چیز کا دفاع تو نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ کوئی ایسا ادارہ جو یہ چاہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوں، میں سمجھتا ہوں ان سے اگر ہم ان سے بورو ٹھیک کرتے ہے ہیں تو وہ کل ٹھیک کو ہے، ہم آگے چلتے ہیں فیس گفتگو کو لے کے. تنزیلہ صاحبہ میں جوائن کر چکی ہیں. تنزیلہ صاحبہ یہ بتائیے گا، اس میں بہت اچھی بات ہے، انہوں نے اتفاق کیا بہت حد تک کہ کسی طرح سے سیاسی مداخلت کسی بھی سرونگ آفیسر کی نہیں ہونی چاہیے. تو اب آگے کے لیے بھی تو پریسیڈنٹ اب سیٹ ہو گئی ہے نا، کہ اگر آگے بھی کچھ اس طرح کے معاملات کوئی لوگ کرتے ہیں تو ان کو اسی طرح کی سزا ملے گی. دیکھیے جس کی پہلی امپلیکیشن ہے وہ تو یہی ہے کہ آئندہ کوئی اتنے اہم عہدے پہ حساس عہدے پہ بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ سیاسی گٹھ جوڑ میں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں کرے گا، اپنے اثر و رسوخ کو استعمال نہیں کرے گا. تو بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا گیا ہے، اور جو اداروں سے بڑی شخصیات ہونے کی کوشش کرتی ہیں اس کا راستہ روکا گیا ہے. اور اگر کسی کی اس طرح کے کوئی مقاصد ہوں گے، کوئی ایسے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں گے اور وہ اس ملک کے نظام کے ساتھ کسی قسم کا کھلواڑ کرے گا تو ظاہری بات ہے اس کا پھر احتساب ہوگا، چاہے وہ کتنے ہی بڑے عہدے پر کیوں نہ ہو اور کتنا ہی اثر و رسوخ نہ رکھتا ہو. تو یہ چیزیں تو میرا خیال ہے کہ اچھی ہیں، لیکن ہم جو اس کا آگے کا منظرنامہ ہے اس میں جو زیادہ مجھے لگتا ہے اس کی امپلیکیشن ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہوگی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو پریس ریلیز آئی اس میں لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ جو ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی جو کہ ایجنڈا ڈریون تھیں. تو اب وہ تو ظاہری بات ہے، بڑا صاف ستھرا سا اشارہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، اور پھر آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کے حوالے سے بھی بارہا ذکر ہوا کہ 9 مئی کے تانے بانے جو ہیں وہ بھی ملتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسا حمید صاحب جو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئے تھے اور اس کے بعد بھی جب وہ نہیں تھے تو جو ریڈز ہوئے، جو چیزیں برآمد ہوئیں، وہاں سے ایک فون ایسا برآمد ہوا کہ جس سے ایسے لگتا ہے کہ وہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے اس میں اس کی بہت زیادہ سرپرستی بھی کر رہے تھے، اس میں بڑے ایکٹیولی ٹھیک ہے. انگیج تھے. صاحب میں آگے چلتا ہوں ڈسکشن کو لے کے. آصف عالم صاحب، آصف عالم صاحب ان کا جو کیس ہے بہت انٹرسٹنگ ہے، آپ نے بھی اس کو دیکھا ہوگا، اور اس کیس کے اندر آپ نے یہ دیکھا کہ ان کے اوپر اپنے اختیارات کا غلط استعمال کا الزام ہے. 2017 میں کیونکہ الیبریشن تو مزید تفصیل تو نہیں بتائی ہے کہ ہمارے پاس ایگزیکٹ ڈیٹیلز کیا تھیں کیس کی، لیکن ہم یہ اس لیے بات کریں کیونکہ میڈیا میں وائڈلی ڈسکس ہو رہا ہے کہ ٹاپ سٹی اسکینڈل 2017 میں آتا ہے. 2017 میں نون لیگ کی حکومت تھی، نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، پاناما کا بھی کیس چل رہا تھا ساتھ ساتھ، لیکن پھر ان کی پروموشنز پہ پروموشنز ہوتی گئیں. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ شوکت صدیقی صاحب جو جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کی بھی تقریر موجود ہے، انہوں نے بھی انسینویٹ کیا تھا کچھ لوگوں کو، غالباً ان کو بھی کیا تھا جو اس وقت ڈی سی اسلام آباد تھے فیض امین صاحب. اور ابھی میں نے ایکس اکاؤنٹ پہ ایک بہت ہی مشہور صحافی ہیں رضا رومی صاحب، ان کا ایک کلیم ہے، ان کے بقول جو اس وقت کرنٹ آرمی چیف ہیں یعنی عاصم منیر صاحب، انہوں نے ان کے خلاف ایک رپورٹ دے دی تھی ان کی کچھ کرپشنز کے حوالے سے یا کچھ ان کے معاملات پہ تھے، جو اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف قمر جاوید باجوہ صاحب کے سامنے پیش کی گئی، لیکن پھر بھی ان کی لیفٹیننٹ جنرل تک اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. تو وہ کردار جو 2017 سے لے کے 22 تک کے ہیں، یعنی نون لیگ کی گورنمنٹ، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اینڈ فارمر آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب، ان سب سے بھی تو پوچھنا چاہیے نا. جی باری باری ہوگا. دس از دی فرسٹ اسٹیپ اینڈ دس از ناٹ دی لاسٹ اسٹیپ. شروعات ہو گئی، ہم نے ایک بہت بڑا قدم اٹھا لیا، اور میرا خیال ہے کہ تاریخ میں ایسی مثال آپ کو نہیں ملتی کہ اتنے اہم عہدے کے اوپر، اتنے سینئر افسر کے اوپر جو ہے اس کا اتنا لمبا ٹرائل ہوا، کورٹ مارشل ہوا، اور آخر اس کو جو ہے 14 سال کی مشقت قید جو ہے وہ دے دی گئی ہے. تو ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، پہلے بھی فوجیوں کے ٹرائل ہوئے، لیفٹیننٹ جنرل رینک اور نیول چیف وغیرہ کے ہوئے، لیکن اس طریقے سے جو ہے وہ نہیں ہوئے، اور جو الزام تھے وہ اس طرح کے جو ہے وہ کسی اور کے اوپر یہ نہیں لگے. اب یہ جو ان کو 4 قسم کی جو چارجز لگے تھے، یہ 3 چارجز وہ ہیں جو ان کی پوسٹ ریٹائرمنٹ کے بعد کے ہیں.
ये 27 नवंबर को जब ये रिटायर हुए उसके बाद के पीरियड के हैं। सिर्फ एक जो आपने टॉप सिटी वाला जो केस है वो जो है जो उनके ड्यूरिंग सर्विस वाला जो है वो आता है, तो वो भी उसमें ये शामिल है। तो ये इस लिहाज से जो इनको जो 14 साल की जो कैद मिली है, ये ज्यादा इनके जो है ये जो पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड है और वो पोस्ट रिटायरमेंट में किस किस्म के हैं बिल्कुल, कि बिल्कुल। इनके सियासी मामलों में जो है ना बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा जो है इनकी ये इन्वॉल्वमेंट थी। अब वो सियासी किसके साथ थी ये सबको ये मालूम है, और फिर उसके नताइज ये क्या निकले वो भी ये सबको ये मालूम है। तो ये अब तो 9 मई वाला तो मंतकी अंजाम तक तो केस पहुंचा ही नहीं है, तो वो चीजें तो अब आनी है। तो दिस कुड बी ए रूट टुवर्ड दैट, और ये एक्सपेडाइट करेगा सेकंड पार्ट ऑफ सही। द इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल एंड कोर्ट मार्शल। तंजीर साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी तंजीर साहब आप मौजूद हैं हमारे साथ? अच्छा बहरहाल तंजीर साहब चली गई हैं। उसामा साहब ये बताइएगा, जैसे मैंने अभी आसिफ साहब के सामने, ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ आंसर के सामने तमाम एक 2017 से लेके 22 तक के जितने भी किरदार थे इनकी नशोनुमा में जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब की ओर से उनके बारे में बात की। नवाज शरीफ साहब के 2 हफ्ते पहले एक खिताब करते हैं एमएनए से, फरमाते हैं कि जो लोग इमरान को लाए वो भी उतने ही बड़े मुजरिम हैं, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। आज एहतसाब की पहली कड़ी तो शायद अगर इमरान खान को अगर हम ये तासुब मान लिया जाए कि फैज हमीद की सपोर्ट है, ये तो जाहिर बात है मुबैना तौर पर हम बातें करते हैं, अगर वो मान लिया जाए कि फैज हमीद साहब जो हैं उनको अकाउंटेबल ठहरा दिया गया है, तो आप एज अ पार्लियामेंटेरियन कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से भी डिमांड करेंगे ये? बिल्कुल। ये हम जो सच बोलते हैं ये आधा सच नहीं बोलना चाहिए, पूरा सच बोलना चाहिए। नवाज शरीफ साहब जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं और उन्होंने नारा लगाया था कि वोट को इज्जत दो, तो वो कमर जावेद बाजवा का नाम क्यों नहीं लेते? वो बाकी लोगों की अकाउंटेबिलिटी की बात क्यों नहीं करते? देखिए, फौज एक मुकद्दस इदारा है। हमारी सरहदों की हिफाजत, जो हम घरों में सुकून से बैठते हैं, ये सरहदों पे दिफा करते हैं, और कोई अपनी रुपए पैसों की वजह अपनी जान नहीं देता कोई जवान। ये एक अल्लाह का खास करम है कि हमारी जो फौज ईमान, जिहाद और तकवा की बुनियाद पे, जो इसका मेन मोटो है, इसकी बुनियाद पे अगर फौज अगर उसको हम देखें, जिस तरह से फैज हमीद साहब के ऊपर चार्ज फ्रेम हुआ था, देखें टॉप सिटी स्कैंडल और दूसरे ऐसे मामलात जिनमें माली बदनवानियां और दूसरी चीजें भी शामिल थीं। अगर आप प्रीवियस रिजीम्स देख लें या मौजूदा इधर हालात में, बहुत सारी चीजें हैं जो सर्कुलेट कर रही हैं। हम ये देखते हैं कि एक टॉप सिटी नहीं, यहाँ पे तो जिस तरह से चूहे कुतर कुतर के खाते हैं, हमने पूरे पाकिस्तान को प्लाटों की सूरत में तकसीम करने का अमल शुरू कर दिया है। फौज को पूरे वसाइल देने चाहिए, पेट काट के कौम अपने वसाइल देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों की राय को बदलें। जिस तरह से फरवरी के अंदर, 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर सारा कुछ टॉपल किया गया। आगे पहले इलेक्शंस के अंदर कुछ ना कुछ होती रही है, लेकिन जिस तरह से ऐलानिया ये नहीं, लेकिन साबर साहब ये तो धांधली के इल्जाम तो हमेशा से लगते रहे ना, ये तो हमेशा से लगते रहे। मैं अर्ज करूं, देखें अभी ब्रिगेडियर साहब ने और तंजीला बहन ने जिक्र किया 9 मई वाले वाकयात का। हम तो चाहते हैं कि इसकी फुल इंक्वायरी हो, इसके वीडियो क्लिप्स आए, इसके सीसीटीवी वीडियोस आए, जो इसके जिम्मेदार हैं उनको सजा मिले। ठीक है, जो भी इसका जिम्मेदार हो। ओके तंजीला साहबा ये चाह रहे हैं, ये जो सावर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई की तहकीकात हो, और वैसे बहुत हसीन इत्तेफाक है कि फैज हमीद की अकाउंटेबिलिटी पर और कमर जावेद बाजवा की अकाउंटेबिलिटी अगर होती है, जो फॉर्मर आर्मी चीफ है, कहीं ना कहीं इत्तेफाक नजर आ रहा है तहरीक इंसाफ में और पीएमएलएन में। ये हसीन इत्तेफाक है। बहरहाल आप मौजूद थी उस दिन जो डीजीआईएस पे अहमद शरीफ चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर उन्होंने जो कहा है कि मतलब एक फैसला कर लिया गया कौमी सलामती के हवाले से,
और कह दिया गया है कि वो जो नाम तो उन्होंने नहीं लिया लेकिन एच कर दिया है उनको, मतलब बानी पीटीआई इमरान खान साहब को, कि अब वो उस कैटेगरी में आने वाले हैं बकौल डीजीआई एस्पायर अहमद शेख चौधरी साहब के हौसले। ये बताइएगा कि 9 मई के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से इन्वेस्टिगेशंस तो अभी जारी हैं, बहुत संभल के मैं ये सवाल कर रहा हूँ, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि मतलब बहुत से लोग उसमें शामिल थे, हो सकता है मुबैना तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग शामिल थे, लेकिन आप भी जानती हैं मैं भी जानता हूं कि बहुत से आम पाकिस्तानियों को जो सेंसिटिव मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनके बारे में इल्म नहीं होता, वहां तक अटैक्स हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हम जोड़ सकते हैं फैज अमीर साहब को इस लीड से? इसके इम्कानात को तो रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि जाहिर है ये एक सोचा समझा प्लान तो था। ऐसा नहीं था कि लोग जो हैं वो डिस्पर्स थे और कोई कहीं एहतजाज कर रहा था, कोई कहीं एहतजाज कर रहा था। यानी कि अगर ये 6 चौकों पे भी बैठ के एहतजाज कर रहे होते और 7 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की तरफ जाते, 7 पार्लियामान के बाहर एहतजाज कर रहे होते, तो ये इतना बड़ा मुद्दा ना बनता। लेकिन पूरे पाकिस्तान में तमाम शहरों में ये सिर्फ फौजी तंसीबात और जो फौजी इदारे हैं वहां जाके एहतजाज करना था, ये तो इत्तेफाक नहीं था, ये तो एक प्लान था। अब उस प्लान के जो मुहर्रकात हैं, अब देखें खुदा की जात जानती है कि, लेकिन जो बातें बाहर आई वो यही थी कि उस वक्त ये कहा गया था इमरान खान साहब को कि आपके लोग जो हैं वो ये आके हमला करेंगे और फौज के अंदर से बगावत होगी, अगर आपको याद हो तो, और उसके बाद जो है वो सारी जो गेम है वो हमारे हाथ में आ जाएगी। तो जो असल प्लान था वो ये था। अब किसने कहा था? मुमकिन है कि वो फैज अमीर साहब ने कहा हो, क्योंकि अभी तफसीलात तो सामने नहीं आई, तफसीलात सामने नहीं आई है, बिल्कुल नहीं आई। हाँ, लेकिन जो सियासी सरगर्मियों की बार बार बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने हलफ की और जो उनकी ज़ाहिर मुद्दत थी मुलाजमत की, उसके बाद 2 साल तक वो सियासी किसी एक्टिविटी में शमूलियत नहीं कर सकते थे, तो वो सियासी एक्टिविटी मस्बत भी नहीं थी। अगर वो इतनी खतरनाक थी कि रियासत के सबसे बड़े इदारे पे हमलावर हो गए, कोई भी हुए, जैसे सामा साहब कह रहे हैं कि होनी चाहिए तहकीकात, तो अगर वो हमला हुआ, वो हमला तो हुआ ना, 9 मई तो हुआ, 9 मई तो हुआ है, बिल्कुल हुआ है, सामने हमने देखा है किस तरह से मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे जिना उस पे हमले किए गए। बहरहाल ठीक है, और इतना अनप्रेसिडेंटेड था। आप मुझे बताइए ये कैपिटल हिल पे हमला हुआ, किस तरीके से वहां पे सजाई हुई? जी उसामा साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी कहिए। मैं अगर अर्ज करूं कुछ, जी कहिए। जी 9 मई को इसके पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। लाहौर में या जहां जहां भी ये मामलात हुए हैं, देखें लोगों ने प्रोटेस्ट किया एक गैर कानूनी और गैर ऐसी गिरफ्तारी पे जो कौम के मकबूल लीडर की गई, उसको अदालत के अहाते से जहां पे नहीं इजाजत नहीं होती, दरवाजे खिड़कियां तोड़ के वहां से उनको उठाया गया, और फिर उस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने उसको उनकी इस हिरासत को गैर कानूनी भी करार दिया। अगर उस पे ऊपर स्पॉन्टेनियस रद्द अमल आया तो वो ये जाने कि लाहौर में से, मैं जानता हूं कि लाहौर में कोर कमांडर हाउस किस जगह पे है, वहां पे आपको जाने के लिए 20 नाके और उधर से गुजरने पड़ते हैं। चंद हजार लोगों का मजमा अगर वहां पे चला गया, और वो मैं आ रहा हूँ, आपकी तरफ आ रहा हूँ, और उसकी आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में।